हेलो सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। और आज का ये हमारी क्लास होगी कैपेसिटर से रिलेटेड, यानी कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और कैपेसिटर एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा यूनिट है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में पढ़ लीजिए, कहने का मतलब चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़िए या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़िए, चाहे आप मोटर मशीन में पढ़िए, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसमें जितने भी मोस्ट और टॉप लेवल के क्वेश्चन है, उन सभी का ओरिएंटेशन लेकर के मैं आप सभी के बीच एक उद्देश्य के साथ और एक लक्ष्य के साथ उपस्थित हो चुका हूं। और आप भी उठा लीजिए कलम और करते हैं कलम से क्रांति। देखिए दोस्तों, कल हमने आपके लिए एक मैराथन क्लास दिया था और इस बार का जो हमारा मैराथन की क्लास थी वो थी हमारी ट्रांसफॉर्मर की। और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अगर इस मैराथन क्लास से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आने वाले पीजी साइल के एग्जाम में आ जाती है तो आपके लिए ये मैराथन क्लास सक्सेसफुल होने वाला है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस क्लास को, इस मैराथन क्लास को जा करके एक लाइक करना है ना, और इसको एक शेयर करना है ताकि ये हमारी मैराथन वाली क्लास ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, है ना। सारी जिम्मेदारी दोस्तों मैं आपको देता हूं शेयर करने की, लाइक करने की, है ना। आप अपना काम आप बहुत ही ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन भी है। अभी हारे हुए हैं तो क्या हुआ, अभी हारे हुए हैं तो क्या हुआ, एक दिन सबकी हालत खराब करेंगे। सरकारी नौकरी हमारे नसीब में हो या ना हो, लेकिन तैयारी बेशुमार करेंगे। दोस्तों तैयारी में रत्ती भर दोस्तों आपको न शक होना चाहिए और ना ही तैयारी में बिल्कुल कोई कमी होना चाहिए, है ना। तैयारी बिल्कुल खतरनाक लेवल का करेंगे। और इस सब क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए आई है, और ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और इतना आसान लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया ना तो आप मेरा यकीन मानिए इतनी आसानी तरीके से आप कर सकेंगे कि आपको भी विश्वास नहीं होगा। क्वेश्चन बाय लैंग्वेज है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि विमी सूत्र के बारे में पूछा है। यहां पर क्या विमी सूत्र होगा, है ना। हमको पता है कि इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, है ना। कैसे क्या पूछा जा रहा है, धारिता। धारिता को हम किससे दर्शाते हैं, सी बराबर होती है Q बटा V, है ना। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई, Q बटा V होती है ना। अगर देखा जाए तो Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होती है IT। Q बराबर क्या होती है, IT। और V बराबर होती है W बटा Q, है ना। ये भी बात आपको समझ में आई होगी, W बटा Q। तो क्यों ना मैं इसको एक बार लिख दूं, C बराबर Q की जगह पर IT और V के जगह पर W बटा Q। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको खोल करके लिख दिया है ना, ओपन करके लिख दिया। फिर देखिए C बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर Q को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, Q और IT किसके बराबर है, Q के बराबर है, आप यहां से देख चुके हैं। तो मैं क्यों ना इसको Q गुणे Q लिख दूं और बटा W है तो W लिख दूं, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको। फिर C बराबर Q बटा Q, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर आएगी और बटा W का W रहेगी, है ना। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब देखिए पूरे डिटेल्स के साथ समझा रहा हूं, इसलिए एक थम्स अप जरूर करना मेरे भाई, है ना। C बराबर Q स्क्वायर, Q बराबर क्या है, IT, इसका मतलब I स्क्वायर और T स्क्वायर होगी। तो यहां पर लिखिए I स्क्वायर और T स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखिए अब गेम यहां से स्टार्ट होता है। W क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य, और कार्य बराबर होती है बल गुणे दूरी, है ना। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बल क्या है, मास है ना। ये वेट है एक, सॉरी फोर्स है ना। बल क्या है,
एक ताकत है, शक्ति है, इसको हम m से दर्शाते हैं। और दूरी को किससे दर्शाएंगे? l से, है ना। दूरी को किससे? l से। तो m गुणे l, यहां बटे में लिखिए m गुणे l, है ना, ये हो गया। अब देखना मेरे भाई एक बार, बल जो होता है ना, बल बराबर क्या होती है? तो बल बराबर होती है विस्थापन गुणे त्वरण, है ना। अब विस्थापन तो m ही होगा, विस्थापन m ही होगा, लेकिन त्वरण बराबर क्या होगा? अब देखिए, है ना, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यही होता है ना, वेग में परिवर्तन बटा समय, या फिर इसके अलावा ये भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो सेकंड क्या है? टाइम है। सेकंड क्या है? टाइम है। तो सेकंड क्या हुआ? टाइम हुआ, है ना। तो m को मैंने पहले यहां पर लिख दिया, और टाइम क्या है? टाइम अगर ये ऊपर जाएगी यानी कि यहां पर जाएगी, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं टी की स्क्वायर? तो बिल्कुल लिख सकता हूं टी की स्क्वायर, है ना। एम एल, ये हो गया। अब ये वाली जो मीटर है, इसको भी आप नीचे लिखिए एल, है ना, 1, यानी कि कोई मान नहीं, कोई इसके ऊपर मान नहीं है, तो मैं इसको एक एक मान रख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आसानी होगी। अब इसका कैलकुलेशन करिए। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं यहां पर करता हूं इसका कैलकुलेशन, है ना। देखिए, सबसे पहले m आता है, तो लिखिए m, ऊपर जाएगी तो ये इनवर्स में हो जाएगी m-1, है ना, m-1। फिर आती है l, तो l देखिए l यानी कि ऊपर जाएगी तो कितना बन जाएगी? l-2, ठीक है ना। अब आती है t, यानी कि टाइम, तो टाइम देखिए टी स्क्वायर कितना हो गया? t की घात 4 हो गया ना, mlt, फिर a स्क्वायर, क्योंकि ये I है, ये क्या है? करंट है ना। तो m इनवर्स l-2 t की घात 4a स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में है? m4, ये तो पहले ही गलत हो गया, है ना। m इसमें कोई पावर ही नहीं है, गलत है। m-1 l2, ये भी गलत हो गया। m-1 यानी कि m इनवर्स l-2 t4a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, है ना। क्या आपको ये सॉल्यूशन पता चला? कैसे कैसे मैंने एक छोटे से चीज को इतना मतलब कि अंदर जाकर के डीपली आपको समझाया कि भाई अब आपको ना कैसे कैसे ये निकालना होता है, ये अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आपको सिखा गया, है ना। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज AC by a capacitor, a resistance with a frequency of supply current 10 ohm is provided. If the frequency increases to 100 hertz, what be the new resistance? इनका कहने का मतलब है कि एक संधारित्र है, 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई पर कनेक्ट है, ठीक है ना। उस समय 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदाय किया जाता है, समझ रहे हैं। यानी कि XC का मान दिया गया है 10 ओम। यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, यहां पर देखिएगा आप कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है कि देखिए, सबसे पहली बात आप जानिए कि जो XC होता है वो फ्रीक्वेंसी के, किसके? फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है XC। अब यहां से आपको क्या करना है? XC एक नया एक पुराना, यानी कि XC का मान पहले कितना है? 10 ओम। तो XC1 मैं आपको यहां पर लिख देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए, है ना। XC2 आपको फाइंड आउट करना है ना, ये पूछा गया है नया प्रतिरोध। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी F1 का मान दे रखा है, देखिए कितना है? 50 हर्ट्ज। ये कितना हो गया? 50 हर्ट्ज, ठीक है। और F2 आपको 100 हर्ट्ज बढ़ा करके कर दिया गया है ना। ये आपके पास डेटा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए XC1 बटा XC2 बराबर F2 बटा F1, है ना, ये सूत्र बनेगा।
यही सूत्र बनेगा क्योंकि आपसे नया प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यानी कि XC2 का मान पूछा जा रहा है। तो गुणा कर दीजिए XC1 गुणे F1 बटा F2 बटा क्या है F2, है ना। ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट है ना। XC1 का मान कितना है 10 ओम, 10 गुणे F1 कितना है 50 हर्ट्ज और F2 दे रखा है बढ़ा करके 100 हर्ट्ज, है ना। सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, 50 दहम 500 हो जाएगी बटा ये है आपका 100, ये कितने बार में काटेगी 5, कितना आ गया 5 ओम, है ना। कितना आ गया 5 ओम। क्योंकि देखिए यहाँ पर XC का मान जो है क्या हुआ है, XC का मान घट गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है मेरे भाई, तो XC का मान क्या होगा ऑलरेडी कम होगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा इसके आगे पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन भी है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको देख करके बहुत मजा आएगा, है ना। देखना दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मत देखो यार कि क्वेश्चन टॉप है कि क्वेश्चन नॉर्मल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, है ना। इसलिए हर तरीके से आपको हर एंगल से तैयारी करना है। हाउ इज ए कैपेसिटर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि एक कैपेसिटर का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो देखिए। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है ना, ये क्या है एक कैपेसिटर है और इसमें हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड। चाहे तो आप इसको राउंड के आकार में ले सकते हैं, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या भरी हुई है, इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ भरी हुई है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ इस प्रकार से कुचालक पदार्थ हमने भर दिया। अब देखिए ये क्या है, ये है धात्विक, यह धात्विक पदार्थ, है ना, और यह है कोई परावैद्युतांक, ये क्या है परावैद्युतांक, है ना, डाइलेक्ट्रिक है। देखिए ये कैपेसिटर आपका जस्ट किसके जैसा होता है, बैटरी के जैसे होती है ना। तो चालक द्वारा अलग किए गए दो कुचालक इलेक्ट्रोड, नहीं ये चालक है, ये धात्विक पदार्थ है ना, ये गलत हो गया। केवल कुचालक द्वारा, ये भी गलत है, यहाँ पर चालक भी है, केवल चालक ये भी गलत है। कुचालक द्वारा अलग किए गए दो धात्विक इलेक्ट्रोड, हाँ बिल्कुल, कुचालक द्वारा, इसको अलग अलग किसके माध्यम से हमने किया है, इस इलेक्ट्रोड को किसी कुचालक यानी कि परावैद्युतांक के माध्यम से हमने इसको अलग अलग किया है। अगर ये परावैद्युतांक यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसके बाद की जानकारी देखिए, कैपेसिटर का कार्य क्या है ना। तो सबसे पहला इसका वर्किंग क्या है, तो देखिएगा वर्किंग कैपेसिटर का होता है कि विद्युत क्षेत्र संग्रहित करना, है ना, विद्युत क्षेत्र स्टोर करना, है ना। ये स्टोर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करती है ना। ये इसका वर्किंग है, यही इसका बेसिकली मेन काम होता है। ये अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब कि कैपेसिटर का खोज किसने दिया, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, लिखेगा इवोल्ड जॉर्ज जॉन क्लिस्ट, है ना। ये क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है ना। इन्होंने इसका खोज किया है, इवाल्ड जॉर्ज जॉन क्लिस्ट, ये क्या है, इनके खोज करता है ना। तो कुचालक द्वारा अलग किए गए दो धात्विक इलेक्ट्रोड, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसका हर कोई जवाब दे सकता है, फैराड इसका राइट आंसर होगा। और 1 फैराड बराबर कितना होगा, है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलाम का आवेश प्रति वोल्ट, ये क्या है, 1 फैराड बराबर 1 फैराड का मान होता है, 1 कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। फैराड किसकी यूनिट है, तो ये है आपके आवेश की, किसकी, ये है चार्ज की यूनिट, है ना। और कूलाम भी देखिए वही होता है। हेनरी किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि भाई हेनरी किसकी यूनिट है। बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद है कि इसका जवाब जरूर आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। What is the dielectric strength of pure air at normal pressure and temperature, है ना। अगर सामान्य दाब है और ताप है,
शुद्ध हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है ये आपको बताना है ना, शुद्ध हवा का। तो देखिएगा, शुद्ध हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 किलो वोल्ट प्रति mm है ना, प्रति mm। लेकिन क्वेश्चन अगर यहां पर पलटी खा जाए, सेंटीमीटर में पूछ दे, तो आपको कितना करना है, 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है ना। तो ये दोनों बातें याद रखना, ये किलो वोल्ट mm, ये किलो वोल्ट सेंटीमीटर है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलो वोल्ट प्रति mm है ना। यहाँ पर जीरो है, ये कुछ नहीं है, जीरो, ठीक है। परावैद्युतांक किस चिड़िया का नाम है ये आपको बताना है। तो परावैद्युतांक का मतलब होता है, आप नोट करिएगा अपने नोटबुक में, वह विद्युत क्षेत्र जिसे कोई कुचालक बिना ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है ना, वही इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसे कोई कुचालक बिना ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। और जो डाइलेक्ट्रिक हम भरते हैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी से उसका नामकरण भी किया जाता है। अगर माइका भरेंगे तो माइका कैपेसिटर, सिरेमिक होगा तो सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर होगी तो पेपर कैपेसिटर है ना। तो इस प्रकार से इसका नामकरण भी किया जाता है इसका परावैद्युतांक के हिसाब से। किसी रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग को नियंत्रित को घुमाकर किसी भी वांछनीय स्टेशन को ट्यूनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा करके हम किसके मान का परिवर्तन करते हैं, है ना, किसके मान का परिवर्तन करते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और विभवांतर। कैपेसिटेंस का मतलब है धारिता है ना। देखिए, अब जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में देखिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे मिर्ची हो गया, 98.3 हो गया, आपको मिर्ची सुनना है तो आप क्या करेंगे, ट्यूनिंग करते हैं, है ना। 98.3 जो स्टेशन है वहां से आप, मतलब कि कहने सिंपल सी बात है कि नेटवर्क आप मैच कराते हैं, ठीक है ना। तो 98.3 आपको सुनना है, ट्यूनिंग करना है। तो एक्चुअल में ट्यूनिंग करते कैसे हैं, तो ट्यूनिंग करने का मतलब होता है कि कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर की जो धारिता का मान है उसको एक्सचेंज करना, उसको क्या करना, उसको चेंज करना, यही होता है ट्यूनिंग करना। और अलग अलग देखिए स्टेशन होते हैं, अलग अलग स्टेशन जो होते हैं अलग अलग हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, हाई हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, और अलग अलग स्टेशन अलग अलग प्रकार के न्यूज देते हैं, ठीक है ना। ये फिर है विच ब्रिज जनरली यूज टू मेजर एंड कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा कि ब्रिज यानी कि धारिता के मापन हेतु किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, है ना। वो ब्रिज होगा शेयरिंग, व्हीटस्टोन, वेन ब्रिज या हे ब्रिज। धारिता का मापन करता है किसका, ये धारिता का मापन करता है। इसी के साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज का काम है अज्ञात प्रतिरोध का मापन, अज्ञात निम्न प्रतिरोध का ये मापन करता है ना, बहुत आसानी से। वेन ब्रिज क्या करती है, तो वेन ब्रिज देखिए आवृत्ति का मापन करती है ना। ये किसका मापन करेगी, आवृत्ति का मापन। और हे ब्रिज का काम क्या होता है, इसका काम है कि कोई एसी सर्किट है ना, कोई एसी सर्किट है, उस सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरकत्व का मापन करता है, ठीक है ना। तो 4 इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन इसमें तैयार हो चुके हैं। शेयरिंग ब्रिज इसका करेक्ट आंसर होगा कि शेयरिंग ब्रिज के द्वारा धारिता का मापन, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा अज्ञात निम्न प्रतिरोध का मापन, वेन ब्रिज के द्वारा आवृत्ति का मापन, और एसी सर्किट में स्व प्रेरकत्व का मापन हे ब्रिज के द्वारा हम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। अब देखिए, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा जनरली क्वेश्चन है ना जो आपको 100% आना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं चाहे फिटर से हैं। क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में जॉब करेंगे, नौकरी करने जाएंगे ना, तो ये केस आपके सामने आता रहेगा। आप देखते भी होंगे कि वर्कशॉप जो होते हैं, चाहे वो कॉलेज का वर्कशॉप हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल का वर्कशॉप हो, है ना, वहाँ पर बहुत सारे ट्यूबलाइट लगे होते हैं और कुछ ट्यूबलाइट फ्लिकरिंग करती है ना, लप झप झप लप करती हैं। तो वो किसके कारण करती हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार मेरे भाई यही है, ये भाई साहब जिम्मेदार है। ये क्या है, ये चोक है ना, ये क्या है, ये है चोक। इसका काम क्या होता है, इसका देखिए मैं 3 काम बताऊंगा आपको। पहला, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना, है ना। प्रारंभ में क्या करता है,
प्रारंभ में उच्च वोल्टेज पैदा करता है ना। क्यों करता है भाई, इसका काम क्या है, हाई वोल्टेज का, हाई वोल्टेज पैदा करता है। उसी हाई वोल्टेज से जो ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी होती है ना, उस गैस में जो आयंस होते हैं वो आपस में प्रतिक्रिया करने लगते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं और फिर लाइट उत्पन्न होती है। लाइट का मतलब प्रकाश से है, ठीक है ना, पहला काम। और दूसरा काम होता है कि गैसों में आयन प्रतिक्रिया चालू करना, गैसों में आयन प्रतिक्रिया कराना, है ना, आयन प्रतिक्रिया कराना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेगा कि प्रारंभ में उच्च वोल्टेज पैदा करता है। देखिए, लाइट पैदा हो जाने के बाद, है ना, हो जाने के बाद ये धारा नियंत्रण करता है, धारा नियंत्रण करता है ना, यानी कि करंट का कंट्रोलिंग भी करता है। लेकिन कब करंट का कंट्रोलिंग करता है, ये करंट का कंट्रोलिंग देखिए कब करेगी, हाई वोल्टेज पैदा जब हो जाएगी तब गैसों में आयनीकरण प्रतिक्रिया होगी और आपका ट्यूबलाइट जल जाएगी। और जब ट्यूबलाइट जल जाएगी तो वोल्टेज को कम कर लेती है और करंट को भी कंट्रोल कर लेती है ना, ये बात है। ये इसका क्या है, इसका काम है, इसका ये वर्किंग है, ये क्या है, इसका वर्किंग है। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसके हिसाब से अगर चोक हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये फ्यूज को मतलब फ्यूज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट को कंट्रोल करने वाली कोई डिवाइस है ही नहीं ना, इसलिए हाई करंट के कारण ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वर्ग 3 सिरामिक संधारित्र के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक क्या है ना, इसको क्या कहते हैं, बेरियम टाइटेनेट, कैल्शियम टाइटेनेट, मैग्नीशियम टाइटेनेट या क्लोराइड टाइटेनेट, है ना। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो होगा बेरियम टाइटेनेट। बेरियम टाइटेनेट इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और देखिए, जो सिरामिक कैपेसिटर है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा मालूम कहां पर किया जाता है, टीवी एंड रेडियो। कहां पर, टीवी एंड रेडियो में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, वर्ग 3 सिरेमिक कैपेसिटर का, है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। निर्वात में आपेक्षिक पारगम्यता की मान कितना होता है, वो होता है 1। क्यों, क्योंकि C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन और निर्वात में इसका आपेक्षिक जो पारगम्यता परमेबिलिटी होती है ना, इसका मान जो होता है वो होता है आपका 4 × 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन R का भी मान सेम ही होता है 10⁻⁻7, यानी कि 4 × 10⁻⁻7। ये सब आपस में कट जाएंगे तो C बराबर क्या बचेगी, 1। यही क्या है, इकाई। इकाई क्या है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर भेजेंगे। और कैसे आपको आंसर भेजना है कि पहले क्वेश्चन लिखना है कि फलाना क्वेश्चन का फलाना ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना, इस तरह से। अगला है कि किसी संधारित्र पर रेटिंग लिखा हुआ है 25 माइक्रोफैरड और 12 वोल्ट दी जाती है और इसके सिरों के समीप चिन्ह लिखा होता है, संधारित्र किस प्रकार का है, पॉलीकार्बोनेट का है या पॉलीएथिलीन है, कागज है यानी कि पेपर और सिरामिक। देखिए, कागज और पेपर सिरामिक में तो ऐसा होता नहीं और पॉलीएथिलीन में भी नहीं होता, पॉलीकार्बोनेट ही इसका सही आंसर होगा। देखिए, ये है पॉलीकार्बोनेट, इसमें एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल्स होंगे, 2 टर्मिनल्स होंगे, यही पॉलीकार्बोनेट इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इसको हम पोलराइज्ड कैपेसिटर भी कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय संधारित्र, है ना, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय संधारित्र, पोलराइज्ड कैपेसिटर भी इसका नाम है। और इसका प्रयोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना। यह है आपका पॉलीकार्बोनेट। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे ना कि कौन कौन सा है कैपेसिटर, तो लिखिएगा गैंग कैपेसिटर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर इसी प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि एक संधारित्र
एक क्या है, संधारित्र है, तथा प्रतिरोध एक जा तरंग जनित्र के साथ सीरीज क्रम में संयोजित है ना। क्वेश्चन को पकड़ते हुए चलिएगा कि एक कैपेसिटर और एक प्रतिरोध जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर। अब धारित्र प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि XC किसके बराबर है, R के बराबर है। एक बात तो समझ में आ गई, प्रत्येक अंग के चारों ओर है ना बराबर मात्रा में विभव दिखाई देगा यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए। देखिए ट्रिकली क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन है, लेकिन एक बात तो हमें ये पता चल गया ना कि XC बराबर R होगा, ये खुद क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि एक सर्किट तैयार करते हैं, इसमें लगा हुआ है एक, देखिए ये कैपेसिटर और ये एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। इसको हम एक सोर्स के साथ जोड़ देते हैं और इस सोर्स का विभव मान लीजिए 100 वोल्ट हम मान लेते हैं, है ना। ये है आपका XC जो कि मान लीजिए ये 50 वोल्ट ड्रॉप कराता है और ये है R, ये भी 50 वोल्ट ड्रॉप कराती है ना, यानी कि 100 वोल्ट है टोटल। ये बराबर बराबर, क्योंकि XC बराबर है R के, R बराबर है XC के, तो ड्रॉप भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो ड्रॉप बिल्कुल बराबर होगा। देखिए अब क्या एक फॉर्मूला भी होता है कि XC बराबर 1/2πfc, यानी कि कैपेसिटेंस का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो XC का मान घटना चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी ये सर्किट हमारी सही मानी जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो XC का मान घटता है, यानी कि XC का मान घटेगा तो यहां पर ड्रॉप मान लीजिए 50 से कम, मान लीजिए कि 49 वोल्ट ड्रॉप होने लगा, है ना, और यहां पर 51 वोल्ट ड्रॉप होने लगा, ठीक है ना, क्योंकि XC का मान क्या हो गया, कम हो गया कैपेसिटेंस को कम करने पर, है ना। ये हो गया, तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो देखिए R क्या है, बड़ा हो गया यहाँ पर, XC क्या है, छोटा हो गया यहाँ पर, यानी कि कैसा आंसर होगा कि XC छोटा, हाँ ऐसे XC छोटा हो जाएगा और R जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि R यहाँ पर नहीं VR लिखता हूं मैं, XC और VR, यही आपका आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन में मिलान करिएगा, VR बराबर, ये तो बराबर हो नहीं सकते, VR छोटा है VC से, नहीं छोटा नहीं है ना यार, यहाँ पर देखिए बड़ा है, तो VR बड़ा है VC से, हाँ बिल्कुल। रजिस्टिव वोल्टेज जो है ये ज़्यादा बड़ा है कैपेसिटिव वोल्टेज से, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये इस प्रकार से एक लॉजिक से आपको सॉल्व करना था। और देखिए अगर लॉजिक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना तो बेवजह टाइम खराब करते हैं, और कुछ नहीं। समकालिक संधारित्र होता है यांत्रिक लोड के बिना। देखिए समकालिक संधारित्र का मतलब क्या है कि ये सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात कर रहा है। सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर के रूप में कब काम करता है। एक सिचुएशन लिखिए जब वह नो लोड पर होता है और एक्साइटेशन ओवर एक्साइट होता है। जब एक्साइटेड कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड होगी, है ना, ओवर एक्साइटेड होगी और नो लोड पर होगा, तब उसमें मतलब कि वो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगी। और कैपेसिटर का काम क्या है, पावर फैक्टर सुधारना, है ना। तो यांत्रिक लोड के बिना ठीक है चलायमान। अब उत्तेजित यानी कि अंडर एक्साइटेड, बिल्कुल यहीं से गलत हो गया। यांत्रिक भार के बिना अधिक उत्तेजित, हाँ अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर। एक अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर ड्राइविंग यांत्रिक लोड, नहीं कैपेसिटर बैंक नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये सही होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर कैपेसिटर बैंक का भी काम पावर फैक्टर सुधारना ही होता है, लेकिन यहाँ पर ना समकालिक संधारित्र का मतलब मोटर से है मेरे भाई, है ना, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही होंगी। 1 मेगाहर्ट्ज पर XC बराबर 100 ओम के लिए कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला सकता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनिए। 1 मेगाहर्ट्ज पर XC का मान कितना है, इतना है। देखिएगा XC बराबर होता है 1/2πfc, है ना। आपसे क्या पूछा है, कैपेसिटेंस यानी कि C पूछा है, तो C बराबर हो जाएगी 1/2πfxc। ये क्या बन गया, आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, है ना।
ये आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया। C बराबर होगा, यहां पर देखिए C बराबर 1/2 पाई गुणे F कितना है 1 मेगा हर्ट्ज है ना, तो 1 मेगा का मतलब 10⁶ गुणे हर्ट्ज कितना है x 500 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई ना? बिल्कुल। अब देखिएगा C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर 1/1 ये 2 पाई का 2 पाई नीचे रहेगी और 10⁶ और 100 जोड़ देंगे तो यानी कि 10⁸ हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो 10⁻8 होगी है ना, गुणे 10⁻8 यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1 गुणे 10⁻8/2 पाई है ना, 2 पाई। अब क्या होगा, अगर आंसर तो देखिए आएगा नहीं क्योंकि ऐसा किसी में ऑप्शन में है नहीं, और है भी देखिए सब पिको फैरड में। अब बात यहां पर मेगा हर्ट्ज की हुई है तो माइक्रो तो आ नहीं सकता और केवल फैरड आ नहीं सकती, क्योंकि मेगा बड़ी यूनिट है ना, और बड़ी यूनिट इनमें से पिको है, सॉरी पिको बहुत छोटी यूनिट है, पिको बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के ये कैसे हैं एक्सेसी और फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो बहुत छोटी राशि आएगी। देखिए अगर मैं 1 को यानी कि 10 को ऊपर और नीचे से गुणा कर दूं तो देखते हैं 2 पाई गुणे 10 है ना, गुणे 10⁻⁻8 फैरड। देखते हैं जुगाड़ बनता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, पिको फैरड है ना। देखिए ये हो जाएगी आपकी 10 और बटा 2 गुणे पाई का मान 3.14 है ना, गुणे 10⁻⁻9 फैरड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 1 0 और चलेगी, 10⁻⁻9 हो गया, और 10/2 गुणे 314 यानी कि ये पॉइंट काटूंगा तो ऊपर 2 0 और जाएगी है ना, तो ये हो गया आपका 1000। अब इसको सॉल्व करिए, कितना है ये 1000 बटा कितना हो जाएगा 628 हो जाएगी ना। अब यहाँ से आप दीजिए भाग, 600 एकम 600 है ना, अब 1000 में 628 माइनस कीजिए कितना बचेगा, ये हो जाएगी 32 7 332 है ना, ये हो जाएगी 332, भाग तो जाएगी नहीं, आपको लपेटना पड़ेगा 0, 1.6 पंचे 30 6 छक्का 36 5 बार जाएगी है ना, 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगी 1.6, अभी और भी भाग जाएगी। तो देखिए ऐसा तो ऑप्शन नंबर 1 ही है यार, हो सकता है 9 बार में जाए, हो सकता है 8 बार में जाए। अगर मान लीजिए कि 9 बार में जा रही है तो फिर लगभग 1.6 पिको फैरड के बराबर ही है ना, क्योंकि ये भी तो है 10⁻⁻9, तो ये पिको फैरड, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आंसर आपका मिला है समथिंग में, बट है करेक्ट आंसर, बट है बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर सी 1.6 पिको फैरड इज करेक्ट आंसर। देख रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन ना दिमाग खा लेता है ना। यदि कोई संधारित्र 20 वोल्ट विभव पर 0.3 चार्ज वहन कर सकता है तो इसकी धारिता कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, C बराबर Q/V से Q कितना है 0.3 और वोल्टेज भी दे रखा है 20 है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/200 हो जाएगी, और इसको भाग दीजिए, भाग तो जाएगी नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट फिर 0, एक बार में भाग जाएगी 0 1 है ना, 200 एकम 200 बचेगा कितना 100, फिर भागने जाएगा 0 200 पंचे 1000, 0.015 फैरड। हाँ ऑप्शन नंबर ए 0.015 फैरड है ना। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, काटते पीटते आना चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। एक समांतर एनोड संधारित्र में यदि प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दोगुना और परावैद्युतांक को आधा करे तो क्या होगा। अब आएगा मजा, और बड़े इंटरेस्टिंग के साथ आप इसको समझेंगे है ना। कैसे समझना है आपको, पूछा जा रहा है C बराबर क्या होता है ε A/d है ना, ये होता है।
ठीक है। C बराबर क्या क्या परिवर्तन हुआ, एप्सिलॉन को इन्होंने परावैद्युतांक को आधा कर दिया, यानी कि एप्सिलॉन बटा 2 हो गई, गुणे A क्या है, क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया, यानी कि 2A हो गया, है ना, बटा क्या है D, बटा क्या D। अब देखिए 2 से तो 2 निपट जाएगा, ठीक है, और C बराबर क्या बचा, C बराबर क्या बचा, एप्सिलॉन A बटा D। अरे यार ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। देखिए पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। 3 गुना गलत, 4 गुना गलत, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप क्षेत्रफल को दोगुना करके परावैद्युतांक को आधा कर दे रहे हैं ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक को भी आप दोगुना करते तो शायद कुछ बात बन जाती, ठीक है ना। संधारित्र लेटर कोड 473 जे में अक्षर जे क्या इंगित करता है। आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें टॉलरेंस होता है ना, सहनशीलता, बस वही होती है सहनशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नंबर तो देखिए, नंबर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, मल्टीप्लायर है, ये क्या है मल्टीप्लायर, यानी कि 10 घात 3 आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब टॉलरेंस भी होता है, जैसे आप पढ़ते हैं रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 5%, 10%, 2%, 1%, है ना। तो इसका अगर जे है तो इसका कितना होगा, तो देखिए जे के एल एम और एन सब का मैं बता रहा हूं। जे का होता है प्लस माइनस 5%, ठीक है। के लिखा है तो प्लस माइनस 10%, एल लिखा है तो प्लस माइनस 15%, एम लिखा है तो प्लस माइनस 20% और एन लिखा है तो प्लस माइनस 30%, है ना। ये आप नोट करिए, इसको आप नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जे के एल एम एन, यहां पर कोई जरूरी नहीं जे ही हो, के भी हो सकती है, एल भी, एम भी, एन भी, और सबका टॉलरेंस की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति डीसी आपूर्ति को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। ये तो कैपेसिटर ही होता है, क्योंकि टाइमिंग को जब आप पढ़ते हैं ना, टी बराबर 0 और टी बराबर अनंत, यहीं पर पता चलती है ना। इसमें अगर टाइम 0 है तो ये कैसे काम करेगी, ये शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट बोले तो धारा का प्रवाह होगा, यानी कि एसी, है ना, और ये ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट यानी कि डीसी, यानी कि ये ब्लॉक करने का काम करेगी, है ना। तो यही इसका सही आंसर है कैपेसिटर। बाकी प्रतिरोध और इंडक्टर को आप डीसी सप्लाई में भी कनेक्ट करेंगे तो भी ये काम करते हैं। यदि किसी संधारित्र के परावैद्युतांक को किसी सुचालक पदार्थ में बदल दिया जाए तो क्या होगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं परावैद्युतांक, उसको वो एक कुचालक सामग्री है। अगर कुचालक के जगह पर हम एक ऐसा पदार्थ भर दें जिसमें से धारा का प्रवाह होता है, तो फिर दोनों इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन है क्या, यह अनंत आवेश इकट्ठा जमा कर सकते हैं, गलत। यह अति आवेशित हो सकते हैं, यानी ओवरचार्ज, गलत। प्लेट लघुपतित हो सकते हैं ना, ऑप्शन है बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, यही इसका सही आंसर ही है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। लास्ट है कि किसी ज्यावक्री वोल्टता स्रोत में श्रृंखला के रूप में जोड़े गए संधारित्र तथा प्रतिरोध पर विचार करें। ठीक है जी, संधारित्र के एक्रॉस वोल्टता, प्रतिरोधक के एक्रॉस वोल्टता, यानी कि कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टेज की तुलना में थीटा डिग्री कोण तक पश्चिगामी है। थीटा का मान कितना होगा, कैपेसिटर और प्रतिरोध। हाँ बिल्कुल। अब देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव ग्राफ बनेगी। देखिए सबसे पहले देखिए प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध में जो करंट चलती है, ये मान लीजिए IR रेजिस्टिव करंट है, और इसमें जो वोल्टेज चलेगी वो भी इन फेज में होती है। आप पढ़ते हैं ना कि प्रतिरोध में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है विद्युतीय डिग्री का, तो ये एक ही लाइन पे चलेगी, और इसी लाइन पर चलेगी आपका कैपेसिटिव करंट। कौन सी करंट, कैपेसिटिव करंट चलेगी। और कैपेसिटर का बात यहां पर किया गया है। कैपेसिटर में देखिए जो करंट होता है 90 डिग्री पीछे होती है वोल्टेज कैपेसिटिव करंट से, यानी कि पीछे का मतलब माइनस की तरफ, इधर है ना 90 डिग्री। यहां पर आएगी आपकी
90 डिग्री, जो कि किस में है, निगेटिव में है ना, -90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए टोटल यही क्वेश्चन है ना, जैसे कि डेली मैं आपको सुबह के 9 बजे ये जो क्लास देता हूं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन का ही बिल्कुल सुपड़ा साफ कराता हूं। हर क्वेश्चन देखिए अपने आप में नेक्स्ट लेवल का था, अच्छा था, और आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। आप चाहे ITI कर रहे हैं अभी, या फिर ITI करके किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। और ITI वाले विद्यार्थियों के लिए हम बहुत ही सटीक मसाला देते हैं, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर ITI स्टूडेंट्स की एक तमन्ना होती है कि हमें एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टीचर मिल जाएं जो एक एक चीज़ों को समझाएं, है ना। तो उसके लिए हम तैयार खड़े हैं, बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे टीचर की तलाश में हैं, है ना, उन तक इस क्लास को पहुंचाइए और उनकी हेल्प करिए, ठीक है ना। तो चलिएगा 2024 में ताबड़तोड़ तरीके से आपको तैयारी करना है, और 2024 के एंड तक में आपको एक नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।